तो पार्ट 17 की शुरुआत में हम उस टेक शॉप वाले को देखते हैं जिसको हिनवू ने उस मेमोरी कार्ड से हंटिंग वाले दिन का फुटेज रिकवर करने के लिए कहा था, जिसको उसने रिकवर भी कर लिया था। इसमें हम देखते हैं कि उस दिन उस जंगली सुअर के बाहर निकलने के पीछे सुचोल की वाइफ दाहाई का हाथ था, जिसने फेंसिंग को काटा था और उस फेंसिंग के नीचे उसने चारा गिरा दिया था। इसके स्मेल से वो जंगली सुअर बाहर आ गया था। जिसके बाद हम दाहाई और युनसोंग को साथ में देखते हैं जो दोनों हिनवू और हेइन के रूम्स चेक करने आते हैं। रात हो गई थी इसीलिए कोई भी स्टाफ यहाँ पे नहीं था और दाहाई ने यहाँ के कैमरास ऑफ कर दिए थे, इसीलिए दोनों बिंदास बेसमेंट के रास्ते से हिनवू और हेइन के घर में घुस आते हैं। दाहाई कहती कि हेइन को अचानक से जर्मनी क्यों जाना पड़ा होगा। युनसोंग को भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। दोनों हिनवू का रूम चेक करने आते हैं। दाहाई वहाँ पे स्मोक करने बैठ जाती है तो युनसोंग उससे सिगरेट छीन लेता है और उसे स्मोक करने से मना करता है, जिससे हमें समझ आता है कि दाहाई भी युनसोंग से मिली हुई है। तो दाहाई बताती है कि हेइन के जाने के अगले ही दिन हिनवू भी कहीं चला गया। युनसोंग को एक डायरी मिलती है, इसमें हेइन और हिनवू की बहुत सारी फोटोज थी। तो युनसोंग उनके फोटोज देखने बैठ जाता है। दाहाई आकर उसे बताती है कि उन्हें देखने में तो लगेगा कि दोनों में बिल्कुल अच्छी नहीं बनती होगी, लेकिन मैंने जितना ऑब्जर्व किया है दोनों अभी भी एक दूसरे को लाइक करते हैं, लेकिन वो दोनों पिछले 2 सालों से ज्यादा बात ही नहीं करते और फिर भी एक दूसरे की केयर बहुत करते हैं, कभी एक दूसरे को बताते नहीं। यही उनकी लव स्टोरी में प्रॉब्लम है। और अगर तुम हिनवू के अगेंस्ट में कुछ ढूंढ रहे हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले 3 सालों में बटलर ग्रेस को हिनवू के खिलाफ कुछ नहीं मिला। उसका बैकग्राउंड पूरा क्लियर है। पर तभी युनसोंग को कबर्ड में ढूंढते हुए लॉकर मिल जाती है जो कि पासवर्ड से ही खुल सकता था, जिसे देख युनसोंग कहता है कि अगर उसका बैकग्राउंड इतना ही क्लीन है तो वो अपने रूम में ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड लॉकर नहीं रखता। फिर बटलर ग्रेस लगी हुई थी हिनवू और हेइन कहाँ गए हैं ये पता करने में, लेकिन इसे उन दोनों का कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलता। वहीं हम देखते हैं कि हिनवू का असिस्टेंट भी इन लोगों के साथ ही मिला हुआ है जो हेइन की सेक्रेटरी से हेइन कहाँ गई है इस बारे में पता करने की कोशिश करता है, पर सेक्रेटरी ना उसे कुछ नहीं बताती। इधर हिनवू और हेइन जो कि ये प्लेस ऑफ नो वरीज में थे, दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका था, तो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी हेइन को कोई एक छोटा लड़का भागते हुए दिखाई देता है पर वो उसका चेहरा नहीं देख पाती। इधर युनसोंग उस लॉकर को देखकर कहता है कि इस लॉकर के अंदर हिनवू का कौन सा सीक्रेट होगा। दाहाई कहती कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ खास होगा, पर युनसोंग कहता है कि एक रिश्ते को तोड़ने में बस एक छोटी सी चिंगारी काफी होती है जो शायद हमें इसके अंदर से मिल सकता है। इधर हेइन हिनवू को बड़े प्यार से देख रही थी क्योंकि हिनवू उसके लिए नूडल्स बना रहा था। हेइन ने आज तक कभी भी नूडल्स नहीं खाया था। हिनवू के पूछने पर वो बताती है कि अगर मरने से पहले मैंने एक बार भी इसे टेस्ट नहीं किया तो मैं बहुत पछताऊंगी। तो हिनवू उसे 3 मिनट बाद खाने के लिए कहता है। हेइन कहती है तब तक कुछ बात कर लेते हैं। हिनवू कहता है क्या बात करनी है। हेइन कहती कि मेरे मरने के बाद मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए कोई मेमोरियल सर्विस मत रखना, उससे अच्छा कहीं शांति से बैठकर वाइन पीते हुए मुझे याद करना। हिनवू कहता है कि यहाँ के डॉक्टर ने तुम्हारा ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया, क्या उस वजह से तुम ये सब कह रही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ दिनों में ही हमें कोई गुड न्यूज मिल जाए। डॉक्टर खुद तुम्हें फोन करके बोली कि तुम्हारा ट्रीटमेंट हो सकता है। पर हेइन उसे अपनी ही बात बताने लगती है कि एक अच्छा सा स्पीच लिखना, मेरे बारे में कुछ कहानियां बताना और खास करके मेरे फ्यूनरल पे थोड़ा अलर्ट रहना, क्योंकि मेरे ही कुछ बिजनेस राइवल्स आएंगे मेरे फ्यूनरल पर और मेरे बारे में ही पीठ पीछे बुरी बातें कहेंगे, और अगर उन सब ने ऐसा कुछ किया तो उन सब पे लॉसूट फाइल कर देना डिफेमेशन का। मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई रोएगा, पर तुम्हें रोना होगा, रोओगे ना तुम। हिनवू को तो ये सारी बातें सुन अभी से रोना आ रहा था। हेइन कहती कि जब लोग तुम्हें देख रहे होंगे और कैमरास तुम्हारी ओर होंगे तब रोना। हिनवू पूछता है क्या तुम चाहती हो मैं रोऊं। हेइन कहती हाँ और नहीं भी। मैं चाहती हूँ मेरे जाने के बाद तुम सैड फील करो, पर ये भी चाहती हूँ कि तुम ज्यादा सैड मत होना। अगर तुम मुझे जिंदगी भर याद रखोगे तो मुझे तुम्हारे लिए ठीक तो नहीं लगेगा, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाओ। हिनवू कहता है बस करो 3 मिनट हो गए, खाना खा लो। हेइन कहती बस आखिरी बात बाकी है, मेरी एक विल है। हमारी शादी से पहले मुझे ये विल बनानी पड़ी थी, वरना मॉम ने कहा था कि वो हमारी शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके अकॉर्डिंग मेरे बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, पर मैं अब उसे रिवाइज करने वाली हूँ। मुझे बस तुमसे किसी भी हाल में शादी करनी थी, इसीलिए तब मैंने कैजुअली उस विल को बना लिया था। विल की बात सुनकर हिनवू को बुरा लगता है, क्योंकि अब भले ही हिनवू को विल से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ दिन पहले तक उसने अपने दोस्त के कहने पर हेइन के विल को चेंज कराने के लिए यही हेइन की इतनी केयर कर रहा था। वही सोचकर हिनवू को बहुत बुरा लगता है, इसलिए उसे कहता है कि ठीक है अगर तुम विल चेंज करना चाहती हो तो करो, मगर अभी नहीं। हेइन कहती फिर कब करूं। हिनवू कहता है बाद में जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। जो सुन हेइन काफी हैप्पी होती है तो दोनों आराम से मस्त खाना खाते हैं। इधर युनसोंग को हिनवू के टेबल पे जुसोंग टेक का कार्ड मिल जाता है, जो कि वही शॉप थी जहां हिनवू ने मेमोरी कार्ड से फुटेज रिकवर करने के लिए दिया था। इधर दाहाई तो हेइन के लिमिटेड एडिशन कपड़े पहनकर घूमने लग जाती है। कहती है मैं इसे कब से खरीदना चाहती थी, पर हेइन के क्लोसेट में ऐसे कई सारे ड्रेसेस ऐसे ही पड़े हुए हैं। अगर हम लोग इतने अमीर होते तो क्या ही बात होती ना। तो हमें यहाँ ये भी पता चलता है दाहाई ने सुचोल को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर शादी किया था, क्योंकि सुचोल तो बचपन से ही थोड़ा बुद्धू टाइप का था, उसकी मॉम उसे बचपन से ही बहुत ही महंगे जिनसेंग खिलाती थी। तो आज भी सुचोल एक जिनसेंग खाने वाला था। अभी बोमजा आंटी पहुंच जाती है, उनसे पूछते हैं कि आखिर ये कौन सा प्लांट है। तो मॉम बताती है कि ये जिनसेंग है। ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इवन पुराने लोग कहते थे जिनसेंग खाकर मरे हुए भी जिंदा हो सकते हैं। जो सुन बोमजा इसे हेइन के लिए मांग लेती है, तो हेइन की मॉम कहती है कि उसे भला इसकी क्या जरूरत पड़ी, वो तो बचपन से इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, उसका दिमाग भी बहुत तेज है। सुचोल कहता है कि आप उसे सुपर वुमन बनाना चाहती हो। आंटी चिल्लाकर कहती है कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो भी तो बीमार पड़ सकती है ना। पर हेइन की मॉम कह देती कि मैं इसे बस अपने बेटे के लिए लाई हूँ। आंटी कहती कि कभी तो अपने बेटी के बारे में सोच लिया करो। मॉम कहती है हेइन ऑलरेडी बहुत हेल्दी है, उसे कई सालों से सर्दी तक नहीं हुई, तो फिर से ये जिनसेंग खाने की क्या जरूरत है। आंटी उन्हें काफी समझाने के लिए कहती है उन्हें ये देने के लिए, पर ये माँ बेटे दोनों जिनसेंग देने का नाम ही नहीं करते। इसलिए आंटी तो सुचोल पे गुस्सा करके चली जाती है और अपने भैया यानी हेइन के डैड के पास आती है।
आंटी इन सबको हेन के कंडीशन के बारे में बताना चाहती थी, पर हेन से कि ये प्रॉमिस की वजह से नहीं बता पा रही थी। हेन के डैड जो कि एक टर्मिनली इल स्नेल को पत्ते खिला रहे थे। ये स्नेल उनका पेट था, पर इस स्नेल को कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से ये स्नेल जल्दी ही मरने वाला है। इसलिए हेन के डैड बहुत दुखी होते हैं। जो देख आंटी तो रो ही पड़ती है क्योंकि उन्हें फिर से हेन की याद आ गई थी। हेन के डैड जो इस पेट के मरने के बारे में सोचकर इतने दुखी थे, जब उन्हें अपनी बेटी के कंडीशन के बारे में पता चलेगा तब ये कितने ज्यादा दुखी होंगे। यही सोचकर आंटी तो बहुत रोने लग जाती है, जिसे हेन के डैड समझ लेते हैं कि बॉम्जा अपने किसी प्रॉब्लम के लिए रो रही है, इसलिए वो इसे कंसोल करते हैं। आंटी ने हेन के बारे में बताना चाहकर भी नहीं बता पाती, इसीलिए वो और ज्यादा दुखी होती है। इधर हेन और हिनवो होटल रूम में होते हैं। टाइम पास के लिए टीवी देखना चाहते थे, लेकिन सारे चैनल्स तो जर्मन थे, इसलिए हिनवो टीवी ही बंद कर देता है। तो हेन कहती कि मैं सोने के लिए सामने वाले रूम में जा रही हूँ, तुम्हें जहाँ मन करे तुम सो जाओ। तो हिनवो कहता है कि फिर क्या मैं पीछे वाले रूम में सो जाऊँ? हेन के कहने का मतलब ही वो नहीं समझ पाया। तो हेन कहती कि मैंने तो ये नहीं कहा, जहाँ भी तुम्हारा मन करे वहीं सो जाओ, जहाँ तुम्हारा दिल करे, जहाँ तुम सोना चाहो वहीं चले जाओ। तब भी हिनवो को समझ नहीं आता, तो हेन अपने रूम की ओर जाने लगती है। तो अभी जाकर हिनवो को समझ आता है कि उसका मतलब क्या था। तो वो सोफे से छलांग मारकर हेन को रूम बंद करने से रोकता है। फाइनली उसे पूछ लेता है कि क्या मैं आज से तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ? हेन थोड़ा सोचने का एक्टिंग करती है, जो देख हिनवो खुद ही सोच लेता है और उसे कहता है कि शायद तुम अभी भी अनकंफर्टेबल हो। तो हेन उसका हाथ पकड़कर रोकती है, कहती है क्या मैंने कुछ ऐसा कहा जो तुमने खुद ही सोच लिया कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ? मैं बस अभी इस बारे में सोच रही हूँ। हिनवो कहता है अच्छा तो फिर बताओ सोचकर। हेन पूछते सिर्फ आज के लिए या फिर हमेशा के लिए? हिनवो कहता है कि हमेशा के लिए। तो हेन कहती है ओके डील। हिनवो तो बड़ा ही खुश होकर रूम के अंदर आ जाता है। दोनों बेड में बैठे होते हैं। हिनवो हेन का हाथ होल्ड करता है। दोनों काफी शर्मा रहे थे। हिनवो इससे पहले कुछ कहता, हेन उसे बताती है कि मेरी फ्रेंड येना को जानते हो ना, पिछले हफ्ते उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसे जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया था। इसकी खबर मिलते ही उसका हस्बैंड अपने अटॉर्नी को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, क्योंकि उसे लग रहा था कि येना मरने वाली है। इसीलिए वो तो येना की विल बनाकर लेकर आया था, जिसमें वो उसके मरने से पहले उसकी साइन कराना चाहता था। उसने तो हॉस्पिटल में सीन क्रिएट कर दिया था। वो तो डॉक्टर से भी यही कह रहा था कि ये बिना साइन किए नहीं मर सकती। और उससे बाद में पता चला कि येना को ज्यादा चोट नहीं आई थी और वो उसके चिल्लाने की वजह से ही होश में आ गई थी। मुझे तो पता ही था कि वो ऐसा ही निकलेगा। उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ और उसे उसके पैसों की पड़ी है। इतना गिरा हुआ इंसान होगा वो, उसे तो कहीं डूब मरना चाहिए। वो तो ये सब सुनकर खुद डर रहा था, क्योंकि भले ही कुछ टाइम के लिए सही, क्योंकि हिनवो भी हेन के प्रॉपर्टीज के बारे में सोच रहा था। हेन आगे कहती है कि आज का जमाना ऐसा ही है, किसी के मरने पर सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कि उसके पैसे एंड प्रॉपर्टीज किसे मिलेगा। इवन किसी की वाइफ मरने पर कुछ हस्बैंड्स तो ऐसे होते हैं जो टॉयलेट में छुपकर हंसते हैं। जो सब सुन हिनवो तो और घबराने लगता है। तो हेन उसे देखकर कहती है कि पर सब हस्बैंड ऐसे नहीं होते। उसके बालों को टच करते हुए कहती है कि कुछ तुम्हारे जैसे होते हैं। जब मैंने पहली बार तुम्हें मेरे ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताया तब तुम कितने दुखी हुए थे और मुझे गले लगाकर आई लव यू भी कहा था। पता है मुझे कितना सुकून मिला था वो सुनकर। हिनवो कहता है कि इतना भी मत सोचो उन बातों के बारे में, क्योंकि उसे पता था कि तब उसने ऐसा क्यों कहा था। और हेन उसे आगे बताती है कि अगली सुबह तुम मुझे चेक करने आए कि मैं अच्छे से सांस ले रही हूँ या नहीं। फिर ऑफिस में मेरे जरा सा खांसने पर तुम कितने डर गए थे, तुमने तो एम्बुलेंस को बुलाने के लिए भी कह दिया था। पर हिनवो तो जान रहा था कि तब उसने बस एक्टिंग किया था, इसलिए उसे ये सब सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था। पर हेन तो उसकी तारीफ करते जाती कि तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, मेरी चिंता करने में तुम काफी रात तक जागे थे, तुमने मेरी बीमारी को ठीक करने के बारे में कितना कुछ रिसर्च किया था, तो तुम्हारे जैसा हस्बैंड सिर्फ एक ही है। वो भी उसके हाँ में हाँ मिलाता है। हेन आगे कहती है कि तुम तो इतने सारे समंदर पार करके मुझसे मिलने यहाँ तक आ गए। वो कहता है कि ये पॉसिबल हुआ साउथ कोरिया से यहाँ की डायरेक्ट फ्लाइट की वजह से। पर हेन तो उसकी तारीफ करे जा रही थी। वो कहती है मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा बहुत अच्छा हस्बैंड मिला है। और हिनवो को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हेन ने अभी उसकी तारीफ में जो कुछ भी कहा था वो पूरा टाइम तो हिनवो एक्टिंग कर रहा था। तब उसे रियलाइज नहीं हुआ था कि वो हेन से प्यार करता है। इवन तब वो उसे डिवोर्स भी लेना चाहता था। इसी के बारे में सोचकर उसे बुरा लगता है कि उसने तब हेन के बारे में कितना बुरा सोचा था। पर अब वो सब कुछ भुलाकर हेन का ख्याल रखना चाहता है और हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। तो वो हेन का हाथ होल्ड करके उसे चैन से सोता हुआ देखने लगता है। इवन हेन के लिए प्रे करने के लिए वो चर्च भी जाता है। अगली सुबह यांग हिनवो को कॉल करता है और उसे रिसोर्ट आने के लिए कहता है, क्योंकि उनके सारे दोस्त आ चुके थे। लेकिन हिनवो उन्हें मना कर देता है, क्योंकि अभी तो वो जर्मनी में था और अचानक से जर्मनी जाने वाली बात उसने अपने बेस्ट फ्रेंड यांग को भी नहीं बताया था। इसलिए यांग तो समझ जाता है और अब उसे पूरी तरह से बिलीव हो जाता है कि हिनवो को फिर से हेन से प्यार हो गया है। हिनवो जैसे ही होटल पहुंचता है, हेन उसे गुड न्यूज देती है कि उस मेडिकल सेंटर के डॉक्टर ने मुझे मेल भेजा है, एक और तरीके से मेरा इलाज हो सकता है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि हिनवो ही उस डॉक्टर के पास गया था और उसके इस मेडिकल रिसर्च सेंटर पे लॉसूट फाइल करने की धमकी दी थी, क्योंकि उन्होंने हेन से ये बोलकर ही $1 मिलियन का फंडिंग लिया था कि वो लोग हेन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हिनवो ने ही इनका कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, इसमें उसने एक खास क्लॉज मेंशन किया था कि अगर इस मेडिकल सेंटर ने हेन का इलाज करने से मना कर दिया तो हम आप पर फ्रॉड का केस कर सकते हैं। तो फिर आप सोच लीजिए कि आपके इस मेडिकल सेंटर का क्या होगा। इसीलिए कम से कम एक बार ट्राई तो करिए। तब डॉक्टर ने बताया था कि एक तरीका है जिससे हम हेन के व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ा सकते हैं, इसे फिल्ग्रास्टिम शॉट कहा जाता है। पर मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वो इससे पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हेन ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो कहता है देखा मैंने कहा था ना कि कोई ना कोई गुड न्यूज जरूर आएगी। तो हेन को इतने टाइम बाद इतना खुश देखकर वो बहुत खुश होता है। और इसी के साथ पार्ट 17 का एंड यहीं पर होता है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।